नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पर। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं संचार के मॉडलों की। हमने लास्ट क्लास में ट्रांजैक्शनल मॉडल का एक मॉडल हेलिकल मॉडल हमने कर लिया था। आज हम उसी के आगे के जो दो मॉडल हमारे बचते हैं उनको हम करने जा रहे हैं। और साथ ही जो पिछली क्लासेस हमारी नहीं हुई थी तो साथ में हमने अभ्यास प्रश्न भी लिए हैं, जितनी भी क्लासेस हमारी मिस हो गई थी। तो आपको आज थोड़ा सा लंबे समय तक साथ में बने रहना है, ठीक है। सेशन को शुरू करते हैं। मैं ज्योति जोशी, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना डबल एमए किया हुआ है। पहला एमए पॉलिटिकल साइंस और दूसरा हिंदी से है। बीएड किया हुआ है, सीटेट और नेट क्वालिफाई है। 6 सालों का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरे टीचिंग एरिया है हिंदी, पॉलिटिकल साइंस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्रिप्शन से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेनी है इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में। आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर आपके मार्गदर्शन के लिए इतने सारे मेंटर उपलब्ध हैं। आप इनकी गाइडेंस ले सकते हैं, समय नोट कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। बात कर लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट का। तो आप सभी जानते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिल जाते हैं। सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड हैं और आप इन्हें अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो। आपने कंप्लीट कोर्स करना है, पेपर 1, पेपर 2 और साथ में मॉक टेस्ट सीरीज के माध्यम से अगर आपको अभ्यास करना है तो उसके लिए आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म से बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए देर मत कीजिए और जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपने कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर में जाकर के आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को। और आपने मैनेज गोल में जाना है। मैनेज गोल में जाकर के आपने गोल सिलेक्ट करना है एनटीए यूजीसी नेट का। गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जितने महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। कोशिश कीजिए कि 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि कंप्लीट कोर्स आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन में मिलता है और अच्छा खासा रिवीजन और आगे के एग्जाम की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करते हैं तो वो आपके 2 साल के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से हो जाती है। आपने एक रेफरल कोड याद रखना है। जब भी आप लाइव जेजे रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा और साथ ही आप हर टीचर का कंटेंट देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, 1 साल की फीस 11,550 रुपए है और वहीं जब हम 2 साल की फीस की बात कर रहे हैं तो 2 साल की फीस 16,800 रुपए है। आपने रेफरल कोड लगाया तो आपको वहां पर 10% का डिस्काउंट जो है रेफरल कोड लगाने के बाद मिल जाता है, ठीक है। आ जाते हैं आज के सेशन पर। हम बात कर रहे हैं संचार के मॉडल की और संचार के मॉडल में भी हमने जो है लास्ट मॉडल हम कर रहे हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल पर बात करेंगे और ट्रांजैक्शनल मॉडल में भी डांस हेलिकल मॉडल हमने कर लिया है। आज हम बर्नर्ड्स ट्रांजैक्शनल मॉडल को करेंगे और बेकर्स मोज़ैक मॉडल को हम करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनके नाम आप इसी रूप में याद रखेंगे, क्योंकि नाम ये अंग्रेजी लेखककारों के या अंग्रेजी शिक्षाविदों के नाम है, तो आप इनको इसी रूप में, विद्वानों के नाम है, इसी रूप में हम इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो आज हम सेकंड पे आ जाते हैं, बर्नर्ड्स ट्रांजैक्शनल मॉडल पे हम बात करेंगे। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप इसे समझ लीजिए। बर्नर्ड ट्रांजैक्शनल मॉडल में भी यही बात कही गई है कि भैया जो संप्रेषण है उसमें दो जो है व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में संचार होता है। जब एक पर्सन अगर ये सेंडर है यानी कि ये प्रेषक है तो दूसरा जो है वो रिसीवर की भूमिका निभाएगा, ठीक है। जो P2 को आपको नजर आ रहा है ये दूसरा आपका प्राप्तकर्ता हो गया, लेकिन जब P2 अपनी भूमिका को बदल देगा, उसने P1 से संदेश जो है वो ग्रहण किया, उसके बाद P2 प्रतिपुष्टि करेगा, ठीक है। वो दोबारा से संदेश भेजेगा, संदेश का संचार करेगा। अब इस समय ये P2 किसकी भूमिका निभाएगा? इस समय P2 सेंडर की भूमिका निभाएगा, प्रेषक की भूमिका निभाएगा। अब P1 की बारी है कि वो प्राप्तकर्ता की भूमिका निभाए। इस तरह से निरंतर जो है आदान प्रदान जो है बातचीत का वो होता रहता है। ये इन्होंने ये बात यहाँ पर कही है और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि दोनों ही पर्सन, यदि प्रेषक है या प्राप्तकर्ता है, दोनों ही एनकोडर और डिकोडर की भूमिका में होते हैं। इन्होंने एक और बात यहाँ पर करी है, इन्होंने कहा है कि कोई भी संचार या संप्रेषण जो है उसके कंपोनेंट्स बताए हैं। कंपोनेंट यानी कि उसके तत्व बताए हैं। उसने कहा है कि 3 तत्व हैं। पहला, हर संचार कुछ क्यूज के हिसाब से, कुछ संकेतों के हिसाब से कार्य करता है, ठीक है। पहला पब्लिक क्यूज, दूसरा है प्राइवेट क्यूज और तीसरे को हम कहेंगे बिहेवियर क्यूज, ठीक है। ये क्या है? सार्वजनिक संकेत कह सकते हैं, निजी संकेत कह सकते हैं और कुछ व्यवहारिक संकेत कह सकते हैं, ठीक है।
अब जो सार्वजनिक संकेत हैं, ये सार्वजनिक संकेत जो हैं, ये सार्वजनिक संकेत पर्यावरणीय कारक हैं। जितने भी पर्यावरणीय कारक हैं, भौतिक कारक हैं या प्राकृतिक कारक हैं, ये सारे के सारे आपके जो सार्वजनिक संकेत हैं उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला है प्राइवेट क्यूज। प्राइवेट क्यू यानी कि निजी संकेत। इसमें क्या आता है? मानव की सूझ, मानव की समझ और मानव की इंद्रियों के माध्यम से जो भी संचार प्रारंभ होता है वो प्राइवेट क्यूज के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो अगला आ जाता है बिहेवियर क्यूज, यानी कि इसमें कौन सा पक्ष आता है? इसमें व्यवहारिक पक्ष आ जाता है। एक व्यक्ति जिसमें वो प्रेषक की भूमिका में भी है या प्राप्तकर्ता की भूमिका में भी है, तो उसका व्यवहारिक पक्ष इसके अंतर्गत आ जाता है। तो उसने क्या कहा है? वर्नर से कहा है कि कोई भी संवाद 3 संकेतों के माध्यम से होता है, पब्लिक, प्राइवेट और बिहेवियर। ठीक है, ये चीजें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि हर संवाद के जो पर्यावरणीय कारक हैं वो यही होते हैं कोई भी संवाद प्रारंभ होने के। और साथ में उन्होंने क्या कहा है कि जो प्राइवेट और बिहेवियर क्यूज हैं, यानी कि जो निजी और व्यवहारिक जो संकेत हैं, वो आपके मौखिक भी हो सकते हैं और अमौखिक भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि निजी और जो व्यवहारिक क्यूज हैं ये मौखिक भी हो सकते हैं और अमौखिक भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं, आपको P1 क्लियर है, आपको P2 क्लियर है, ये जो M है इसको समझ लीजिए, ये है मैसेज आपका। ठीक है, अब ये जो बाहरी जो तत्व हैं, जो CPR, CPU और CBEHNV इसके रूप में जो मौजूद हैं, ये आपके क्या हैं? ये आपके पब्लिक, प्राइवेट और बिहेवियर क्यूज हैं, जिनसे प्रभावित होकर के कोई भी संचारक या प्रेषक कह सकते हैं या सेंडर कह सकते हैं, वो अपनी बातचीत को प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ये संकेत हम यहाँ पर क्या कहेंगे? संकेत एक ऐसे तत्व हैं जिनसे प्रभावित होकर के, या हम कह सकते हैं एक निर्धारक तत्व हैं जिनसे प्रभावित होकर के कोई भी संप्रेषण जो है वो प्रारंभ होता है, चाहे वो पर्यावरण के माध्यम से हो, चाहे वो मनुष्य की सूझ या सेंस पर आधारित हो, इंद्रियों पर आधारित हो, या उसके कोई व्यवहारिक बैकग्राउंड या व्यवहारिक पृष्ठभूमि पर आधारित हो। ठीक है, तो ये है बर्नर का ट्रांजैक्शनल मॉडल। ये आपने समझ लिया। विस्तृत रूप में क्या है इसे हम समझ लेते हैं। बर्नर्स ने 1970 में संचार का एक लेन देन मॉडल प्रस्तावित किया। कब प्रस्तावित किया? 1970 के दशक में प्रस्तावित किया। इस लेन देन मॉडल में जो मुख्य तत्व हैं वो है क्यूज अर्थात संकेत। ठीक है, ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि संप्रेषण एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। बहुस्तरीय प्रक्रिया कैसे है? 3 स्तरों में इसने विभाजित कर दिया, सार्वजनिक संकेत, निजी संकेत और व्यवहारिक संकेत। इस तरह इन्होंने कहा कि जो संप्रेषण जो है वो एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है, बहुत सारे स्तरों से होकर प्रभावित होकर ये संप्रेषण की प्रक्रिया शुरू होती है, और इसमें सेंडर और रिसीवर की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही अपने अपने स्थानों में महत्व रखते हैं और क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और जब एक प्रेषक की भूमिका में हो तो दूसरा रिसीवर की भूमिका में होता है, दूसरा जो रिसीवर है वो अब प्रेषक की भूमिका में आ जाएगा, और जो प्रेषक पहले था वो अब रिसीवर की भूमिका में आ जाएगा। इसके लिए एक प्रतिक्रिया दूसरे के लिए संदेश बन जाती है। ठीक है, बर्नर के मॉडल के हम 3 घटक यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सार्वजनिक संकेत, जिसमें भौतिक, पर्यावरणीय, कृत्रिम, जिसको हम आर्टिफिशियल कह सकते हैं, और प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं ये। निजी क्यूज, इसमें किसी व्यक्ति की इंद्रियां शामिल होती हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों, अपने सेंस ऑर्गन से प्रभावित होकर के, अपनी सूझ या अपनी समझ के आधार से प्रभावित होकर के बातचीत प्रारंभ करता है तो वो निजी में आ गया। जब भी कोई पर्यावरणीय कारक उसको प्रभावित करता है कोई भी बात कहने के लिए तो वो सार्वजनिक में आ गया। और जब भी कोई व्यवहारिक कारक उसको महत्व रखता है, हर किसी का व्यवहार के कुछ गुण विशेष होते हैं जिससे या कुछ सोच जो है वो कहीं ना कहीं विशेष होती है। हर किसी इंसान की कुछ ना कुछ मान्यताएं होती है। ठीक है, जो उस मान्यताओं के अनुसार वो कार्य करता है, तो वो सारे के सारे आ गए व्यवहारिक संकेतों के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये 3 जो घटक हैं वो उन्होंने यहाँ पर बता दी है। तो ये है आपका बर्नर ट्रांजैक्शनल मॉडल। अगला हम बात करेंगे बेकर्स मोज़ैक मॉडल की। देखिए, उसने एक पजल बॉक्स जिसे मोज़ैक कहा गया है, ठीक है, ये एक तरह से जाल है। उसने क्या कहा है कि संप्रेषण एक जाल है जिसके बिना मानव जो है वो अधूरा है। उसने 2 तत्व कहे हैं। एक तो ये कहा है कि
मानव संप्रेषण करता है और संप्रेषण के माध्यम से ही मानव जो है वो कार्य करता है। दो चीजें इसने कही हैं कि मानव स्वयं से संप्रेषण करता है और संप्रेषण के माध्यम से ही मानव कार्य करता है, तो इसलिए दोनों की ही भूमिका उसने यहाँ पर महत्वपूर्ण बताई है। ठीक है, किसकी? एक तो प्रेषक की और रिसीवर की। सबने ही प्रेषक और रिसीवर को बहुत महत्व दिया है और यहाँ पर उन्होंने क्या बात कही है? संप्रेषण एक जाल है जिसके जो है, जब हम हर तरह कहीं भी हम चले जाएं तो संप्रेषण ही हम देखने को हमें मिलता है। तो ये है बेकर्स का मोज़ैक मॉडल। प्रत्येक व्यक्ति संचार के जाल में रहता है जो परस्पर रूप से व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है, यानी कि हर व्यक्ति संवाद या संप्रेषण के जाल में एक तरह से बंधा हुआ है। संदेश मानव का निर्माण करते हैं और मानव संदेश का निर्माण करता है। संदेश सूचना, स्रोत, संस्कृति, सामाजिक स्थितियां और पर्यावरण पर निर्भर करता है। मोज़ैक सूचना के नेटवर्क से बनता है। ये जो आपको मोज़ैक टाइप का एक ये पजल बॉक्स जैसा दिख रहा है ना, डब्बे डब्बे स्क्वायर दिख रहा है, इसने क्या कहा है? ये क्या है? ये सूचना का एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारी सूचनाएं मिली हुई हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को वह जानकारी लेनी होगी जिसकी उसे आवश्यकता है और अन्य सभी की अनदेखी उसे करनी होगी, यानी कि आवश्यक सूचनाओं का ग्रहण करना और जो अनावश्यक है उनको उनसे अपने आप को दूर रखना, ये मनुष्य का कार्य यहाँ पे बताया गया है। रिसीवर केवल प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश के संपर्क में है और इसलिए संदेश को रिसीवर पर अपना प्रभाव बनाना चाहिए। तो ये है आपका बेकर्स का मोज़ैक मॉडल। ठीक है, यहाँ पर आपके संप्रेषण के मॉडल जो है वो समाप्त हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों पर। ठीक है, आज के सेशन में हमने 30 अभ्यास प्रश्न हल करने हैं जिसमें प्रारंभ में हम संप्रेषण पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद हमने कुछ लोक विकास व पर्यावरण के प्रश्नों को यहाँ पर लिया हुआ है। तो सेशन को शुरू करते हैं। ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, अच्छे से अभ्यास करना है और इनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। संचार के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सबसे प्रभावी है? जल्दी से उत्तर देना है। ए, बी, सी या डी। ए कह रहा है लिखित सामग्री प्रस्तुत करना, बी कह रहा है फिल्म प्रोजेक्टर के साथ, या सी कह रहा है मल्टीमीडिया विधि, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। Which of the following method of communication is the most effective? सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा होगा संप्रेषण का तरीका? ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। आपके पास थोड़ा सा समय है, सभी बच्चे जल्दी से उत्तर दीजिए और जितने भी बच्चे इस सेशन में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रेफरल कोड आपने याद रखना है। लाइव जेजे रेफरल कोड है 10% के डिस्काउंट के लिए। LIVE आपने इस्तेमाल करना है 10% के डिस्काउंट के लिए। हर टीचर का कंटेंट आप इससे देख सकते हैं। तो सही उत्तर क्या है? जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि सी विकल्प मल्टीमीडिया विधि, यानी कि इसमें सारी ही चीजें, सारी ही तकनीक इसके अंतर्गत आ जाती है, इसलिए हमें किसी एक विधि तक सीमित नहीं रहना है बल्कि मल्टीमीडिया विधि का इस्तेमाल करना है। ऑडियो, वीडियो, जिसके माध्यम से भी आप बेहतर तरीके से संचार कर सकते हैं, आप उस विधि का इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। बेहतर कक्षा प्रबंधन का मतलब है समूह कार्य और विद्यार्थियों के बीच बेहतर सहभागिता, उपयुक्त एड्स के निर्माण में शिक्षक की पूर्व जानकारी, पूर्व तैयारी, कक्षा में आने और पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने में शिक्षकों की समय की पाबंदी, कक्षा कार्य शुरू करने से पहले सभी छात्रों का ध्यान और सहयोग प्राप्त करना। ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स, क्या तात्पर्य है बेहतर कक्षा प्रबंधन का निम्न में से? अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि मैं अच्छे से अवगत हूं कि आप किन प्रश्नों पर यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि सी विकल्प, यानी कि कक्षा में आने और पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने में शिक्षकों की समय की पाबंदी जो है वो आपको बेहतर कक्षा प्रबंध का मतलब जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। पहला विकल्प हम जो कह रहे हैं समूह कार्य और विद्यार्थियों के बीच बेहतर सहभागिता। एक कक्षा प्रबंध, जब भी एक कक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का अर्जन, ठीक है, ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का प्रसार हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये विकल्प नहीं आएगा, पहला विकल्प। उपयुक्त एड्स के निर्माण में शिक्षक की पूर्व तैयारी, इससे कक्षा का प्रबंध एक तरह से ये एक पक्षीय विचार है। ठीक है,
चौथा हम कह रहे हैं कक्षा कार्य शुरू करने से पहले सभी छात्रों का ध्यान और सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, ये भी नहीं आएगा अन्य सभी विकल्पों से जो विस्तृत रूप में जो है वो है आपका सी विकल्प, इसलिए सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सुनने से बुरी तरह प्रभावित होता है, यानी कि जो सुनने की क्रिया है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है किसके कारण से? सुनी हुई सामग्री का अतिरिक्त संदेश अधिभार, यानी कि जो भी आप सुन रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा जानकारी या बहुत ज्यादा सूचनाएं आपको दे दी जाए। बोलने की तीव्र गति, कोई बहुत स्पीड से बोल रहा है। एक बड़े पैमाने पर श्रवण हानि या शारीरिक समस्या, आपको कोई ऐसी अक्षमता है शारीरिक जिससे कि आप सुन नहीं पाते हैं, या ऊपर के सभी। ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए, बहुत ही सरल सा प्रश्न का उत्तर है। बिल्कुल सही, जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि डी विकल्प सही है, ऊपर के सभी या ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है। सारे के सारे ही आपकी श्रवण क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो सही उत्तर देख लीजिए स्क्रीन पे। अगले प्रश्न पर हम आ रहे हैं। सिवाय एक के सभी सुनने के घटक हैं। ऐसा विकल्प आपने बताना है जो सुनने की क्षमता पर आधारित नहीं है। एक ऐसा विकल्प आपने चुनना है, बाकी सभी जो है एक को छोड़ करके वो सुनने की क्षमता पर आधारित हैं। एक जो है वो सुनने की क्षमता पर आधारित नहीं है। जल्दी से उत्तर दीजिए, यानी कि सिवाय एक के सभी सुनने के घटक यहां पर बोला गया है, सुनने के घटक या तत्व हैं। ए, सुनना, सुनना तो अपने आप में ही सुनना ही है, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। उपस्थित होना या चौकस होना, चौकस आप कब होंगे? जब कोई बात कह रहा है उसको सुनेंगे तभी आप चौकस हो पाएंगे। उत्तर करना, ये एक मौखिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। समझना और याद करना, ये भी आप सुनेंगे ढंग से तभी आप समझेंगे और तभी आप समझ करके चीजों को याद करेंगे। तो सी जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति है। सिवाय एक के सभी सुनने के घटक हैं, वो सिवाय एक कौन सा था? वो उत्तर करना था। ठीक है, सही उत्तर स्क्रीन पे देख लीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। संचार सुनने के सबसे महत्वपूर्ण पहलू में किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है? संचार सुनने, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है उसको आपने सुनने की जो क्षमता है सबसे महत्वपूर्ण, पहले इसमें किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है? ध्यान पूर्वक सुनकर, संचार सामग्री को पूरी तरह दिलचस्प और आवश्यकता आधारित बनाकर, आवाज को प्रभावी और जरूरत पर आधारित बनाकर, या ये सभी? ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? पांचवें प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि डी विकल्प सही है, सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको बोलता है कि महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी किस वर्ष? 1958, 1976, 1989 या 2000? छठे प्रश्न का आपने उत्तर देना है। ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि ए विकल्प सही है, 1958 में महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी, सभी का जवाब बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है? विकल्प है आपके पास, जल प्रकोप, जल मौसमी प्रकोप, या भूवैज्ञानिक प्रकोप, या फिर भू रासायनिक प्रकोप। कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है? सबसे पहले तो आपने देखना है कि प्राकृतिक प्रकोप कौन सा है। ठीक है, और आपको बताना है कि जो सबसे ज्यादा संपत्ति और जीवन को नुकसान पहुंचाए। ए, बी, सी या डी? जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि बी विकल्प, यानी कि जल मौसमी जो है प्रकोप जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया है? प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया है, यानी कि क्या कारण था इस नारे को गढ़ने का? सामाजिक वन कार्यक्रम के तहत ये नारा जो है वो दिया गया था, स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत दिया गया था, या भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत दिया गया था, या पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ये नारा दिया गया था? ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। आठवें प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं। सही उत्तर क्या है?
बिल्कुल, ए विकल्प जितने भी बच्चे कह रहे हैं सामाजिक वन कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर हम चल रहे हैं। निम्न में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? निम्न में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? ए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड, सी मीथेन हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, या डी मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड। ए बी सी या डी, जल्दी से उत्तर देना है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। ए बी सी या डी? बिल्कुल, जितने बच्चे भी कह रहे हैं ए विकल्प सही है, सभी का उत्तर सही हो गया। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न पर हम पहुंचते हैं। मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है? मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है? भूमि की नमी, वन अग्नि, बायोडायवर्सिटी जिसे आप जैव विविधता कहते हैं, या भूमिगत जल। ए बी सी या डी, सही उत्तर का आपने चयन करना है। मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है? ए बी सी या डी, जल्दी से उत्तर दीजिए। 10वें प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं। सही उत्तर क्या है? जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि बी विकल्प सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन, मौसम का परिवर्तन निम्न के आधार पर प्रभावी होता है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है। इसका सही उत्तर आप देख लीजिए स्क्रीन पे। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। किस पर्वतीय शिखर की पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के लिए सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? ए बी सी या डी, बहुत ही सामान्य प्रश्न है और पहले भी आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से उत्तर दीजिए। आपको अगर ये पता है कि सागर माथा किसे कहा जाता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सागर माथा किसे कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है, सही उत्तर क्या है? एवरेस्ट पर्वत को। ठीक है, एवरेस्ट पर्वत को सागर माथा कहा जाता है, इसलिए वो सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है या उसकी स्थापना हुई है एवरेस्ट पर्वत पर। अगले पे चलते हैं। सही उत्तर देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपके, सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? परिवहन क्षेत्र से, सीमेंट संयंत्र से, वस्त्र उद्योग से, या रासायनिक उद्योग से? ए बी सी या डी, सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? सही उत्तर क्या होगा? ए बी सी या डी, क्या सही उत्तर है? बिल्कुल, जितने भी बच्चे कह रहे हैं ए परिवहन क्षेत्र, तो उनका सभी का उत्तर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति मितव्ययिता के साथ दोहन किया जा सकता है? निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति मितव्ययिता के साथ दोहन किया जा सकता है? सौर, पवन, भूतापीय, समुद्र तापीय ऊर्जा सपरिवर्तन। A, B, C या D, which of the following non-conventional energy source can be exploited when extreme austerity? A, B, C या D, जल्दी से उत्तर दीजिए। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जिसका कम मितव्ययता, अति मितव्ययता के साथ दोहन किया जा सकता है। ए विकल्प बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा। आप इसको जितना मर्जी चाहें खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सुनामी आपदा भारतीय तटीय भागों में से किस वर्ष में अनुभव की गई? 2005, 2004, 2006, 2007। ए बी सी या डी, 14वें प्रश्न का आप यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। जल्दी से उत्तर दीजिए 14वें प्रश्न का। ए बी या सी या डी, बिल्कुल सही उत्तर है 2004। जितने भी बच्चों ने कहा है बी विकल्प सही है, सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भूकंपों की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम क्षेत्र में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भूकंपों की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम क्षेत्र में आता है? मध्य भारतीय उच्च भाग, तटीय प्रदेश, हिमाचल क्षेत्र, भारतीय मरुस्थल। ए बी सी या डी, निम्न में से कौन सा प्रदेश भूकंपों की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम क्षेत्र में आता है? ए बी सी या डी, उत्तर दीजिए जल्दी से। सही उत्तर क्या है? पर्वतीय प्रदेश विशेषकर जो है वो भूकंप से ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित होते हैं।
ठीक है, वहां ज्यादा जान माल की हानि होती है। तो कौन सा सही उत्तर होगा? सी विकल्प जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि सही उत्तर है, सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूकंप से संबंधित नहीं है? केंद्र, अधिकेंद्र, भूकंप लेखी उभारना या बढ़ना? ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए जी। जितने भी बच्चे कह रहे हैं केंद्र जो है भूकंप का केंद्र नहीं होता बल्कि अधिकेंद्र होता है, ठीक है। तो ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, निम्न में से कौन सी प्रदूषक गैस प्रकृति रूप से या प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? ए, बी, सी या डी? 17वें प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं। ना तो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो रही है, ना ही किसी औद्योगिक गतिविधि के माध्यम से उत्पन्न हो रही है। जल्दी से उत्तर दीजिए। डी विकल्प बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके रेफ्रिजरेटर से निकलती है, आपके अवन से निकलती है, आपके एसी से निकलती है, ठीक है। तो डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा मौसम संबंधी खतरा है? हिमानी, तटीय कटाव, भूस्खलन या बर्फानी तूफान? ए, बी, सी या डी? मौसम संबंधी खतरा है, जल्दी से उत्तर दीजिए। ए, बी, सी या डी? डी विकल्प जितने भी बच्चे कह रहे हैं बर्फानी तूफान, बर्फ से भरा हुआ जो तूफान है वो आपका मौसम संबंधी खतरा है, यानी इसी का संबंध वेदर से है, मौसम से है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, चट्टानों का रासायनिक अपक्षयण निर्भर करता है उच्च तापमान पर, तेज हवाओं से के प्रभाव पर, या भारी वर्षा पर, या हिमाच्छादन पर? ए, बी, सी या डी? चट्टानों का रासायनिक अपक्षय निर्भर करता है। सबसे जल्दी से उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या है? जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि सी विकल्प यानी भारी वर्षा पर, तो बिल्कुल सही उत्तर है, भारी वर्षा पर चट्टानों का रासायनिक अपक्षय निर्भर करता है। सही उत्तर देख लीजिए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, नीचे लिखी इकाइयों से आवाज की उच्चता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? नीचे लिखी इकाइयों से आवाज की उच्चता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? डेसिमल, हर्ट्ज, फोन, वॉट्स, मीटर स्क्वायर? जल्दी से उत्तर दीजिए। ए, बी, सी या डी? आवाज की उच्चता मापने के लिए ए, बी, सी या डी? सही उत्तर क्या है? ए विकल्प बिल्कुल सही है। डेसिमल जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? मीथेन, हाइड्रोजन, एलपीजी या सीएनजी? ए, बी, सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। मीथेन, हाइड्रोजन, एलपीजी या सीएनजी? ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? 21वें प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं। जितने भी बच्चे कह रहे हैं बी विकल्प सही है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो सही उत्तर है, सभी का जवाब बिल्कुल सही हो गया। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है क्या? तापीय शक्ति संयंत्र, परिवहन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र? ए, बी, सी या डी? आपसे पूछा गया कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? थर्मल पावर फील्ड। ए विकल्प जितने भी बच्चे कह रहे हैं सभी का उत्तर बिल्कुल सही हुआ है। अगले प्रश्न पर हम चल रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, समझने में समय लगेगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नीचे आपको सामने कूट दिए गए हैं, उन कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में बताया गया है ओजोन छिद्र, हरित गृह प्रवाह, प्राकृतिक आपदाएं या धारणीय विकास। सूची 2 में दिया गया है सुनामी, यूवी विकिरण, मीथेन गैस या पारिस्थितिक केंद्रवाद, इकोलॉजिकल सेंट्रलाइजेशन हम इसको कह सकते हैं, धारणीय विकास आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। जल्दी से उत्तर दीजिए, ए, बी, सी या डी? सही उत्तर क्या है? जितने भी बच्चे बोल रहे हैं कि सही उत्तर है इसका ए विकल्प, सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो गया। ओजोन छिद्र
यूवी विकिरणें, सही इसका मेल था। हरित गृह प्रवाह, मीथेन गैस के कारण। प्राकृतिक आपदाएं जो है सुनामी। धारणीय विकास, पारिस्थितिकी केंद्रवाद, ये इससे सुमेलित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्मी ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जल ऊर्जा जिसे हाइड्रो पावर कहते हैं, या पवन ऊर्जा। ए, बी, सी या डी। 24वें प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं। भारत में ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्मी ईंधन फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा स्रोत है? भारत की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, इनके बाद आप कौन से ईंधन का सबसे ज्यादा प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं? तो किसका करते हैं? जल ऊर्जा। ठीक है, जल से जो भी विद्युत आपको प्राप्त होती है, आप बांध बनाते हैं, उनसे जो बिजली प्राप्त होती है उसका आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पैन या नाइट्रस ऑक्साइड। ए, बी, सी या डी। जल्दी से उत्तर दीजिए। ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? सी विकल्प जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि सही जवाब है, सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है? सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। सही उत्तर क्या है? जी, सी विकल्प जितने भी बच्चे कह रहे हैं सही उत्तर है, बिल्कुल सही जवाब हो गया। और हम पर दोष मढ़ दिया जाता है, जितने भी विकासशील देश हैं उन पर दोष मढ़ दिया जाता है इस चीज का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज्यादा योग देती है? कृषि, जल विद्युत पावर उत्पादन, उद्योग या शहरीकरण। कौन सी गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज्यादा योग देती है? जल को दूषित करने में सबसे ज्यादा योग देने वाली। सही उत्तर क्या होगा? ए विकल्प जितने भी बच्चे कह रहे हैं कृषि सही उत्तर है। इसमें जितने भी कीटनाशकों और उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी खाद वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है, उसके कारण से आपका जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है, रासायनिक चीजें आपके जल में प्रवेश कर जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरे से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना है? भूकंप, जंगल में आग, ज्वालामुखी उद्भेदन या अकाल और बाढ़। सबसे ज्यादा मनुष्य को जिससे नुकसान होगा। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? ए, बी, सी या डी। जल्दी से उत्तर दीजिए। डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। जितने भी बच्चे कह रहे हैं डी सही उत्तर है, बिल्कुल आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अपक्षय, खतरनाक अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन या नाभिकीय ऊर्जा। ए, बी, सी या डी। जल्दी से उत्तर दीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये संधि है जिस पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन। सी विकल्प जितने भी बच्चे कह रहे हैं सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप पर रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे अधिक खतरा है? निम्न में से किस महाद्वीप पर रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे अधिक खतरा है? ए, बी, सी या डी। जल्दी से उत्तर दीजिए। सही उत्तर सी विकल्प जितने भी बच्चे ए विकल्प, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गई हूं, तो ए विकल्प जो है जितने भी बच्चे कह रहे हैं सही उत्तर है आपका। अफ्रीका जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूचना है वो ध्यान से सुन लीजिए। कल की क्लास एक मैराथन क्लास है जो कि आपके दिन में 12 बजे से शुरू होगी और रात के 12 बजे तक चलेगी, ठीक है। 12 घंटे की ये क्लास है। मैं आपको 3 बजे से लेकर 5 बजे तक यहीं पर मिलूंगी और आपने पूरी मैराथन जो है, आपके अगर जो भी सब्जेक्ट हैं आपने ज्वाइन करना है और मुझसे पेपर 1 के लिए कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड 2 घंटे में हम कर लेंगे, ठीक है। सारा का सारा टीचिंग एप्टीट्यूड का थ्योरी हमने 2 घंटे में करना है। तो कल की मैराथन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
तो कल आपसे मुलाकात होगी। जितने भी बच्चे इस सेशन में जुड़े रहे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रेफरल कोड आपने याद रखना है, लाइव जेजे रेफरल कोड है, 10% के डिस्काउंट के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में जुड़े रहने के लिए। कल आपसे मैराथन सेशन में मुलाकात होगी। सभी बच्चे जो है वो समय पर उपस्थित रहें और क्लास को एंजॉय करें, मैराथन क्लास को। तो इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।